नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे यहाँ से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो छात्रों, आप हमारे यहाँ से जो कोर्स कर रहे हैं DNYS का, उसमें 6 पेपर हैं आपके, 3 प्रैक्टिकल और 3 थियोरेटिकल। जो प्रैक्टिकल पेपर हैं उसके अलग पेपर हैं, और थियोरेटिकल के जो पेपर है वह है 811, 812 और 813। वैसे तो आपको भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक मिल चुकी होगी जो इंस्टीट्यूट ने आपको भेजी हैं, पर हमने उन बुक्स में जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। उन शॉर्ट नोट्स के ज़रिए आप उनको समझ के और अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इन वीडियोज़ को भी साथ ही साथ में नियमित रूप से देखिए, ताकि कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने 811 वाला जो थियोरेटिकल पेपर का जो पूरा सीरीज़ है वो बना दिया था, तो आप जाके देख सकते हैं। और 812 का भी हम अभी बना रहे हैं, तो जिसमें पहला और दूसरा चैप्टर का ऑलरेडी वीडियोज़ बन चुके हैं, जो आपको मिल जाएंगे। इसकी सीरीज़ जो है वीडियोज़ के एंड में आपको लगभग आपको इसी वीडियो में शो करती दिखेगी। तो अभी शुरू करते हैं। 812 का जो चैप्टर नंबर 3 है, तो तीसरा जो चैप्टर है वह बताता है कि आहार एवं औषधीय पौधे। 812 नंबर जो प्राकृतिक चिकित्सा का आधारभूत ज्ञान जो सब्जेक्ट हैं, उसका तीसरा चैप्टर आहार एवं औषधीय पौधे। तो कहते हैं कि आहार, पोषण और स्वास्थ्य क्या है। तो शरीर रचना में वृद्धि, पूर्ति तथा जीवन के अनुरक्षण के लिए जो कुछ भी खाया पिया जाता है वही आहार है। तो आहार की परिभाषा जैसे इसमें बताया कि शरीर की रचना के लिए, पूर्ति के लिए और उसके रक्षा के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए जो चीज़ भी खाई पी जाती है उसे आहार कहेंगे। इसका एक और परिभाषा समझ सकते हो कि जिस भी चीज़ को खाया जा सकता है और वो हमें पोषित करे, वह आहार कहलाता है। ठीक है। तो पोषण एवं क्षतिपूर्ति के लिए उचित आहार का होना अनिवार्य है। यही स्वास्थ्य, शक्ति और सामर्थ्य के लिए शरीर का एक आधार बनता है। अभी जो अगला कॉन्सेप्ट है कि 2 प्रकार के आहार के अंदर एक उसका नेचर होता है, उसका स्वभाव होता है। एक तो होता है अम्लीय और एक होता है क्षारीय। क्षारीय जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है, क्योंकि अम्ल जो है हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से बनता है, पर क्षारीय के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है। तो जितने भी भोजन या आहार पदार्थ हैं जो कुदरत के नज़दीक है, नेचुरल कुदरत से प्राप्त किए हुए जो भी आहार हैं, वो सारे आहार है ना क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पर उन्हें जैसे मसालों के द्वारा पकाया जाता है, अलग अलग विधियों से गुजारा जाता है, संस्कारित किया जाता है, तो वो धीरे धीरे अम्लीय हो जाते हैं, वो शरीर को उतना बेनिफिट नहीं देते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने कुदरत के नज़दीक वाले प्रोसेस पे हो उतना बेहतर। या तो कच्चा खाया जाए, कच्चा है तो हल्का से हल्का पानी के साथ में उबाल के खाया जाए, बल्कि पानी के साथ में नहीं सेट हो रहा तो धीरे धीरे कम से कम मसालों के साथ में उसको खाया जाए और कम से कम आग का प्रयोग करना पड़े। तो ऐसा भोजन आपको ज़्यादा ताकत देता है, ज़्यादा पोषण देगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा, ताकि आपका शरीर स्वस्थ बना रहे। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रस और रक्त क्षारीय होते हैं और मूत्र थोड़ा अम्ल होता है। इसका कारण ये है कि जब क्षारीय अंदर जाता है तो अंदर के जो एसिड है उसको बैलेंस कर देता है, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो मूत्र के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये सब कुछ उन चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम क्या खा रहे हैं। तो हमारा आहार जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होना आवश्यक है। फिर इसमें बताते हैं कि अगर इन तत्वों के बीच में अगर हम अच्छे से संतुलन नहीं रखें, अम्लीय और क्षारीय के बीच में संतुलन नहीं बनाया जाए, तो धीरे धीरे बॉडी क्या होता है कि किसी एक तत्व के अधिकता के कारण धीरे धीरे बॉडी खराब होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है और रोगी हो जाती है। अगला जो बात करते हैं कि भोजन की उचित मात्रा क्या है और समय कौन सा है। तो भोजन के समय के बारे में कहा गया है कि जब मन शांत हो, मल मूत्र पेट से निकल चुका हो, पेट में हवा से मुक्ति मिली हो, शरीर हल्का हो गया हो और ज्ञानेंद्रिया बड़ी कार्यकुशलता से हो, तभी भोजन करना चाहिए। मतलब आप ओवरऑल पूरी तरह से किसी भी प्रकार के बाधा से पीड़ित नहीं होने चाहिए, ना तो आपके मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से, ना आध्यात्मिक रूप से, ना भावनात्मक रूप से। किसी भी तरीके से आप विचलित नहीं होने चाहिए और शांत होने चाहिए। और सारे जो कर्म हैं हमारे जो दैनिक जीवनचर्या के, उन कर्मों को कुशलता से करते हुए जब आपका मन शांत हो जाए, सुकून महसूस करे, तब भोजन करना चाहिए। पीड़ित और डिस्टर्ब मन से भोजन करने से उससे रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब मात्रा के बारे में कहा गया है कि 50% तो ठोस भोजन हमको खाना है। आप जो भी भोजन खाते हो, जैसे हमारा स्टमक है, अभी अपने
जो आमाशय है, जो पेट है, उसकी साइज़ को समझो 100% समझा जाए तो उसमें से 50% मतलब आधा पेट भर के हमको ठोस भोजन करना है। 25% जो होता है जल होता है, लिक्विड। ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट जल लें, जो तरदार जो रसेदार जो सब्जी होती है, रसदार जो सब्जी है वो भी उसी के अंदर आ गई। तो तरल पार्ट जो होगा वो 25% होगा और बाकी का बचा हुआ 25% खाली छोड़ना है आकाश तत्व की पूर्ति के लिए, ताकि भोजन अच्छे से पक सके, भोजन प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो सके। तो ये सारी प्रोसेस में पता चलता है कि आधा पेट तो भोजन ठोस है, 25% तरल है और बाकी 25% खाली छोड़ देना है। अब इसी चैप्टर के अंदर जैसे हमने देखा कि आहार और औषधीय पौधों के बारे में बताया गया था, तो अभी हम पढ़ेंगे औषधीय पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान लेंगे। तो सबसे पहला जो तत्व है वह है आंवला। वैसे तो हम सब जने परिचित हैं आंवला से कि हमारे धार्मिक कर्मों में भी यूज़ होता है और साथ में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि आंवला जो है विटामिन सी का बहुत बढ़िया सोर्स है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। और विटामिन सी की निरंतरता हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती रहती है। तो धार्मिक और आहार दोनों ही दृष्टि से आंवला बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सक इसके औषधीय गुणों से परिचित थे और उन्होंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई। इन दोनों तत्वों से, जो यूनानी और आयुर्वेद दोनों ने आंवला से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया, बहुत सारी औषधियों का निर्माण किया। उसमें से एक हमारे सर्दियों के अंदर, अभी जो सर्दियाँ आने वाली हैं, उसमें हम जो उपयोग करते हैं वो है च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश भी आंवला उसका प्रमुख घटक होता है, उसका बेस होता है। ये आपके शरीर के अंदर जाए तो आपके शरीर को और ऊर्जा और शक्तिवान और सामर्थ्यवान बनाता है। और साथ ही साथ में एक जो चीज़ होती है वह होती है कि ज्वारिश आंवला, जो यूनानी के अंदर बनता है। तो इन सभी का उपयोग आंवला के द्वारा होता है। तो आंवला विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से शरीर के अंदर नपुंसकता आ जाती है, हार्ट के रोग हो जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो इसके सेवन से वो पूर्ति होती रहती है। अगली जो चीज़ है वह है अर्जुन छाल। अर्जुन पेड़ की जो छाल है वो हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी है, हमारे दिल के लिए बहुत अच्छी है। दिल के अंदर की गंदगियों को मिटाकर शरीर, दिल को स्वस्थ बनाता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम और अर्जिनिन जो होता है वो एक उचित मात्रा में और आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होता है। अगला जो तत्व है वह है ब्राह्मी। बहुत जनों को पता होगा, ब्राह्मी जो है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। एक दिमाग का एक विशेष प्रकार का भोजन है जो हमारे दिमाग को शांत करता है, ऊर्जावान बनाता है और हमें शार्प बनाता है। उसका कारण क्या है कि उसके अंदर एशियाटिक एसिड, ब्राह्मीन एसिड और ब्रह्माइन नामक जैसे रासायनिक तत्व होते हैं जो ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करते हैं, मस्तिष्क के लिए टॉनिक का काम करते हैं। तो दिमाग से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, जैसे मिर्गी हो गई, हिस्ट्रिया हो गया, आपके अनिद्रा हो गया, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, और हल्का सा जो पागलपन जैसी कंडीशन रहती है, दिमाग में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो मानसिक क्षमता जो है उसकी कमी हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों के अंदर ब्राह्मी को उपयोग किया जाता है। तो ये जो होता है एक बहुत ही नाजुक और बेलनुमा पौधा होता है, जो अक्सर आपके आसपास में जहाँ पे भी थोड़ा सा हरा भरा सा क्षेत्र है उसमें मिलने की संभावनाएं रहती है। अगली जो है शंख पुष्पी। तो शंख पुष्पी जो है वो शंख के समान पुष्प बनते हैं उसके। तो ये जो चीज़ है ये भी दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया तत्व माना गया है। तो शंख पुष्पिन नामक रासायनिक घटक होता है इसके अंदर, जो दिमाग को शांत करता है और दिमाग को तेज करता है, स्मरण शक्ति को, याददाश्त को तेज करने का कार्य करता है। अगली जो चीज़ है वह है अश्वगंधा। ये भी बहुत ही जल्दी आसानी से पाया जाने वाला एक सूप होता है, झाड़ी जैसा एक छोटा सा पौधा होता है। तो इसके पत्तों के अंदर भी है ना एक अश्व के समान गंध आती है। तो ये जो पौधा होता है ये हमारे शरीर के लिए, क्षमतावान के लिए, ताकत के लिए बहुत माना जाता है। तो ये कहता है कि इस पौधे की जो जड़ें होती है ना वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। क्योंकि इनके अंदर एल्केलॉइड्स और स्टेरॉइड्स होते हैं, जो नेचुरल स्टेरॉइड्स और नेचुरल एल्केलॉइड्स होते हैं, जो शरीर की सामर्थ्यता को बूस्ट करते हैं। इसके कारण अनिद्रा, श्वास, दमा, टीबी, लिकोरिया, ट्यूमर आदि में इसका उपयोग अक्सर किया जाता है। अगली जो बेहतर चीज़ है वह है पुनर्नवा। ये आपके पूरे खून को साफ करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये क्या होती है? मूत्रल औषधि है। ये शरीर के अंदर क्या होता है कि मूत्र को बढ़ाता है, और जब मूत्र बढ़ता है तो मूत्र बढ़ने का मतलब ये है कि खून के अंदर की गंदगी को अधिक रूप से साफ करता है। तो इसमें क्या होता है, ये किडनी, लीवर, आपका हार्ट, इन सब को हेल्दी बनाने में मदद करता है। इसके सेवन से एल्बुमिन, सीरम प्रोटीन और सीरम कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगली जो चीज़ है जो सब घरों में लगभग पाई जाती हैं अक्सर हमारे घरों में, वह है लहसुन, गार्लिक।
तो लहसुन का प्रयोग भी बहुत सालों से और बहुत सदियों से यूज़ होता आया है। तो इसका प्रमुख काम होता है रक्त को शुद्ध करना, रक्त के अंदर की गंदगी को शुद्ध करके शरीर से बाहर निकालना। ये फेफड़े के स्वास्थ्य के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है और शरीर के अंदर एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जनरेट करता है, कीटाणुओं से हमको बचाता है। अगला जो चीज़ है वह है अदरक। तो अदरक जो है जिंजीब्रोल और जिंजिब्रिन नामक रासायनिक तत्व होते हैं जो अपच, कैंसर, आमाशय जो जलन होती है, पेट के अंदर जो जलन होती है उसको कम करने में बहुत बढ़िया काम करता है। इसके लिए हम अक्सर अपने चाय वाय दूध वूध में उसको मिक्स करके पीते हैं। अगली जो बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये भी सबके लगभग घर में पाई जाती है, वह है हल्दी। तो हल्दी डायबिटीज़ और लीवर के रोगों में बहुत बढ़िया काम करती है। वो एंटीसेप्टिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, हमारे शरीर के अंदर सूजन को भी कम करती है, अंदर शरीर से रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करती हैं और शरीर के लिए एक बहुत कुल मिला के बहुत बढ़िया खुराक है एक निश्चित मात्रा के अंदर लेने पर। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई के रूप में भी काम आता है, जैसे चोट लगने में और मोच आने में आदि में इसको अक्सर लगाया गया है। अगली जो चीज़ है बहुत बढ़िया चीज़ है वह है सौंफ। जीरे के समान ही एक और जो चीज़ आती है सौंफ, जिसको कई जगह पे वरियाली भी बोलते हैं। तो ये सौंफ जो हम सुगंधित एक छोटे छोटे से दाने होते हैं जिसको शक्कर के साथ में हम खाना खाने के बाद में खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाने को पचाने का स्पीड बढ़ा देता है, साथ ही साथ में पेट में गैस होने की क्षमता को कम कर देता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एनिथॉल और फेंकोन नामक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पेट के सभी विकारों, अपच, खट्टी डकारों, एसिडिटी, जीभ में चलना, भोजन में अरुचि, इन सब को कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और लास्ट जो पौधा हम पढ़ेंगे वह है तुलसी। पहले तो हर घर में पाई जाती थी, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में तुलसी पाई जाती है। ये तुलसी जो होती है ना, ये भी हल्दी के समान ही बहुत ही गुणकारी होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया काम करती है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये वातावरण को शुद्ध रखती है। तेल के अंदर के जो उड़नशील तेल होते हैं वो जो शरीर के अंदर और बाहर सब जगह जो कीड़े और कीटाणु जो है उनको नष्ट करने में मदद करती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी वो हमने पौधे पढ़े। अभी हम देखेंगे कि विशिष्ट आहार, कुछ ऐसे आहार जो विशेष रूप से उपयोग करने में बेनिफिशियल है। तो उसमें सबसे पहला आता है, एक आता है सोयाबीन। सोयाबीन के बीज मिलते हैं। तो सोयाबीन का जो उपयोग होता है वो बहुत ही अच्छा प्रोटीन का एक माध्यम है, प्रोटीन प्राप्त करने का बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है सोयाबीन। तो सोयाबीन क्या करता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। शरीर के अंदर हार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल होना जरूरी है और गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम करता है। अगला जो है अल्फ़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा एक विशेष प्रकार की घास होती है, तो उसका उपयोग भी अलग अलग चाय वगैरह में, इन सब्जी में भी किया जाता है और इनके बीजों का जो है अंकुरण करके उपयोग किया जाता है, जो गठिया से जो भी समस्या होती है उसको कम करने में मदद करता है। अगले बेसिक चीज़ें जो हर घर में लगभग यूज़ होती हैं वह है शहद। तो शहद क्या करता है कि ये शुद्ध प्राण शक्ति की तरह है। ये बुद्धि, संतोष, आनंद में वृद्धि करता है, हार्ट को हेल्दी बनाता है, रक्तचाप को नियंत्रण रखने में मदद करता है, फेफड़े और दिमाग के लिए भी बहुत ही सामर्थ्यकारी होता है। अगली चीज़ जो है वह है दही। हम लगभग सभी जने दही खाते हैं, कई लोगों को नहीं पसंद होता है, पर दही के बेनिफिट्स क्या है कि ये पचने में आसान होता है। तो दूध, जो जिनको दूध नहीं पचता हो वो दही खाकर भी उन चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं जो दूध से मिलती थी। तो जो उम्र बढ़ जाती है, एज बढ़ने के बाद में दूध नहीं पचने लगता है, तो उस समय दही बहुत बढ़िया काम करता है। ये शरीर के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, शरीर के अंदर ठंडक महसूस करवाता है और उम्र में भी बढ़ाई करता है और पोषण देता है शरीर को, और शरीर के अंदर गुड बैक्टीरियाज बढ़ाता है जो भोजन के पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगली जो आखिरी चीज़ इसके बारे में विशेष में पढ़ेंगे वह है नमक। नमक क्या है कि ज़्यादा भी खराब है, कम भी समस्या करता है, पर फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमक का उपयोग कम से कम किया जाए ताकि हमारे किडनी के ऊपर ज़्यादा उसका प्रेशर नहीं आए, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने के कारण किडनी के ऊपर उसकी शुद्धि का बहुत बड़ा प्रेशर आता है। तो उससे बचने के लिए नमक का सेवन नियंत्रित करना चाहिए। अब हम जो पढ़ेंगे वह है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य खाद्य पदार्थों की जानकारी। तो अत्यधिक नमक और चीनी दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक हैं। दूसरा बताते हैं कि मैदा, जो सफ़ेद और झीना आटा होता है, उससे बनी चीज़ें हमेशा कब्ज करती है और शरीर से निकलने में बहुत समय लेती है और तकलीफ़ करती हैं। अगला जो है चाय कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में पीने से नुकसान होते हैं, ये सबको पता है। क्यों होता है? क्योंकि चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है जो शरीर के अंदर की कुछ चीज़ों को, हार्मोन्स को जानबूझकर बूस्ट करता है, और वही जो बूस्ट करने के बाद में कुछ समय के बाद में वही टॉक्सिन्स बन के शरीर में रहता है, घूमता रहता है। और चाय के अंदर कैसा होता है कि टैनिन जो होता है, टैनिन नामक एक घटक होता है, ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे भोजन के अंदर जो आयरन होता है, जो लोह तत्व होता है, उसके साथ में बॉन्ड करके उसको निष्क्रिय कर देता है।
तो जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर खून की कमी होने के भी चांसेस बनते हैं। तो जो ज़्यादा शौकीन होते हैं चाय के, उनके अंदर खून की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगली जो चीज़ है कि जो हमारा मांसाहार भोजन होता है उसको भी कम उपयोग करना चाहिए, जबकि शाकाहारी होना चाहिए हमें। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो शरीर है मांस को पचाने के लिए उतना स्वाभाविक नहीं है जितना सरलता से शाकाहार को पचाता है। तो जब शाकाहार को आसानी से पचाता है तो ऊर्जा का व्यय भी कम होता है और शरीर के लिए भी स्वास्थ्यकारी होता है। अब भोजन और आहार से संबंधित कुछ अच्छी बातें हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भोजन हमेशा शांत और मतलब रिलैक्स मन से करना चाहिए, शांत चित्त होकर करना चाहिए। क्रोध, तनाव और जल्दबाजी में भोजन करने से शरीर के अंदर एंजाइटी का डेवलपमेंट होता है, शरीर के अंदर खून की गंदगी डेवलप होती है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। फिर नियत रूप से हमेशा एक नियत समय पे भोजन करने की कोशिश करें, एक विशेष समय के अंदर, ताकि आपके शरीर के अंदर जो भी रस का श्रावण हो तो उस समय पे छूटने पर उनको भोजन की प्राप्ति हो सके। कम खाएं पर अच्छी तरह चबा कर खाएं और आंतों का काम दांतों को करने दें। जितना दांत काम करेंगे उतनी आंतें हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेंगी। फिर भोजन करने के बाद में 5 से 10 मिनट तक घुटने मोड़कर वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है, आपका शरीर भी स्वस्थ बनने लगता है। और ये एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के बाद में किया जा सकता है। फिर अंकुरित अनाज, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, इनका सेवन करने से शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है, क्योंकि दूसरे मौसम की सब्जियां किसी और मौसम में खाने से उस मौसम के फल के जो भी दुष्प्रभाव है वो बनने लगते हैं और उसको शरीर सेट नहीं कर पाता है और रोग उत्पन्न होते हैं। तो जिन सीजन के अंदर केला खाना चाहिए उस सीजन में केला खाना चाहिए, जिसमें एप्पल उगता है उस सीजन में एप्पल खाना चाहिए, जिस मौसम में आम उगते हैं उसमें आम खाना चाहिए। तो जो फल जिस मौसम में उगता है वो उसी मौसम में खाया जाए तो शरीर को नुकसान कम पहुंचता है, स्वास्थ्यकारी आदमी बना रहता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमारा तीसरा चैप्टर खत्म होता है। आशा है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार और देखकर समझे इसको, पर समझे ज़रूर। तो अगला इसका जो चैप्टर होगा वो चौथा चैप्टर होगा, जो हम अगले वीडियोज़ के अंदर बताएंगे। धन्यवाद।